हेलो स्टूडेंट्स, डेट 23 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी चीन या डी भारत। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से वर्ष 2040 तक याला ग्लेशियर विलुप्त हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के दो ग्लेशियर, पहला याला ग्लेशियर और दूसरा ग्लेशियर चाइना में स्थित है। इन दोनों ग्लेशियरों को संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है और यह कहा गया है कि वर्ष 2040 तक ये दोनों ही ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। ग्लेशियर ताजे पानी का सोर्स होते हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटोक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याला ग्लेशियर का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक यह विलुप्त हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के दो ग्लेशियर, पहला याला ग्लेशियर और दूसरा दागू ग्लेशियर जो कि चीन में स्थित है, इन दोनों ही ग्लेशियर को संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इसी हिसाब से 2040 तक दाकू ग्लेशियर व याला ग्लेशियर को विलुप्त होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ग्लेशियर ताजे पानी का सोर्स होते हैं। ग्लेशियर के संकटग्रस्त होने की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है व 21 मार्च 2025 से ग्लेशियर दिवस मनाने की शुरुआत होगी, यानी कि पहली बार ग्लेशियर दिवस 21 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। वेनेजुएला पहला देश बन गया है जहां पर एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है, सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा। भारत को एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2024 की एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट के अनुसार भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की जो लिस्ट जारी होती है वह इस आधार पर जारी होती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा किया जा सकता है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की सूची में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान पर चीन देश रहा, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है व इस सूची में किसी भी देश को शामिल करने का आधार होता है उसकी अर्थव्यवस्था में किसी सरकार पर कितना भरोसा किया जा सकता है, एनजीओ पर भरोसा कितना किया जा सकता है, मीडिया पर कितना भरोसा किया जा सकता है व व्यवसाय में कितना भरोसा किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं और अर्थव्यवस्था के आधार पर ही एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की सूची को जारी किया जाता है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के हिसाब से जापान देश के में न्यूनतम भरोसा बताया गया है, यानी कि इस लिस्ट के हिसाब से जापान सबसे लास्ट आने वाला देश है, यानी कि जापान के लोग जापान की सरकार पर एकदम से या ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला? ऑप्शन से ए एक्सचेंजर, बी इन्फोसिस,
सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या डी HCL टेक। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। पिछले लगभग 16 वर्षों से भारत में नंबर 1 ब्रांड जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। वहीं आयरलैंड की एक्सचेंजर ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग के अनुसार पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। तीसरे स्थान पर इन्फोसिस कंपनी है, यह भी भारत की कंपनी है और इन्फोसिस नारायण मूर्ति की कंपनी है। ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग के अनुसार सन 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आयरलैंड की एक्सचेंजर कंपनी को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं तीसरे स्थान पर इन्फोसिस कंपनी है। वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो चेयरमैन है वे नेविल टाटा हैं, जो कि रतन टाटा के भाई हैं। इन्फोसिस कंपनी जिसको ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इन्फोसिस कंपनी नारायण मूर्ति की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया? ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT कोलकाता, सी IIT कानपुर या डी IIT मद्रास। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। IIT मद्रास के सहयोग से केंद्र सरकार अब शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक को विकसित करेगी। शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक जीवाणुओं की सहायता से विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार IIT मद्रास की सहायता से अपशिष्ट बायोप्लास्टिक का निर्माण करेगी। शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा, यानी कि यह प्लास्टिक अन्य प्लास्टिक की तरह कई सौ वर्ष तक डिग्रेडेबल नहीं होगा, यानी कि यह कुछ साल या कुछ समय के भीतर ही यह प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। इस प्लास्टिक के बायोडिग्रेडेबल होने की खासियत से यह कम से कम प्रदूषण फैलाया जा सकता है, यानी कम से कम प्रदूषण होगा। प्लास्टिक का सर्वाधिक इस्तेमाल खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग व हेल्थ केयर क्षेत्र में किया जाता है। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग यानी कि हम लोग जो खाना ऑर्डर करते हैं या हम कहीं खाने जाते हैं तो जो उसकी पैकेजिंग होती है वह प्लास्टिक की मदद से की जाती है। वह हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल्स में अलग अलग इंजेक्शंस अलग अलग रैप होके आते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से प्लास्टिक की इन जरूरतों को कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा रहा है, यानी कि इस प्लास्टिक का यूज भी किया जा सके तो यह जल्दी से जल्दी इस प्लास्टिक को जो है खत्म भी किया जा सके। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाएगा। इससे प्लास्टिक का विघटन बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन या ट्रोजन 155 को भारत ने किसके सहयोग से विकसित किया? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी USA या डी जर्मनी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। फ्रांस की मदद से भारत सरकार ने ट्रोजन 155 या ट्रोजन 155 को विकसित किया है। ट्रोजन 155 एक तोप प्रणाली है, यानी कि यह एक आर्टिलरी गन सिस्टम है। ट्रोजन 155 जो कि एक तोप प्रणाली है, इसकी खासियत यह है कि यह एक आर्टिलरी गन सिस्टम है।
ट्रोजन 155 को भारत और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर विकसित किया है। भारत ने फ्रांस देश की मदद से ट्रोजन 155 को विकसित किया। भारत की ओर से ट्रोजन 155 को L&T कंपनी ने विकसित किया है। L&T कंपनी वही कंपनी है जिसने भारत के बहुत सारे इंडियन नेवल शिप्स का निर्माण किया है। भारत की L&T कंपनी द्वारा आर्टिलरी गन सिस्टम में सहयोग किया गया। हाल ही में भारत जो है ट्रोजन 155 गन प्रणाली को आर्मेनिया देश को भी निर्यात करेगा। आर्टिलरी गन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि दलदली भूमि व ठंडे मरुस्थल जैसी जगहों पर भी काम करता है। काफी बार देखा गया है कि कुछ सिस्टम दलदली जगह, ठंडे मरुस्थल या जहां अत्यधिक गर्मी है, गर्म मरुस्थल जैसी जगहों पर कार्य नहीं करते हैं, परंतु आर्टिलरी गन सिस्टम इन सभी जगहों पर भी कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए पर्यावरण संरक्षण, बी दवा क्षेत्र, सी विमान क्षेत्र या डी महिला सशक्तिकरण। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, विमान क्षेत्र। विमान क्षेत्र में संरक्षण करने के लिए सन 2001 में केप टाउन में एक संधि हुई थी जिसे केप टाउन कन्वेंशन संधि भी कहते हैं। केप टाउन कन्वेंशन साउथ अफ्रीका में सन 2001 में एक संधि हुई। इस संधि को केप टाउन कन्वेंशन संधि भी कहते हैं। केप टाउन कन्वेंशन संधि में विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण की बात की गई थी। सन 2008 में इसी संधि में भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, यानी कि केप टाउन कन्वेंशन संधि में भारत भी शामिल, सन 2008 में भारत शामिल हुआ। भारत ने 2024 में केप टाउन कन्वेंशन संधि के हित में होते हुए एक बिल पास लाया जो कि विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण का बिल है। इस बिल के अनुसार विमानों का डिजाइन कंफर्ट किया जा सके, अफोर्डेबल हो, कंफर्ट हो, विमान का वजन भी कम से कम हो और साइज अधिक से अधिक हो। हर तरीके से विमान को कंफर्टेबल रूप से बनाया जा सके, यही 2024 में आए विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण का बिल कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई? इसके ऑप्शंस हैं ए 19 जनवरी, बी 20 जनवरी, सी 21 जनवरी या डी 22 जनवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 जनवरी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। सन 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पूरे 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी 10 वर्ष को मनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ 22 जनवरी को मनाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ पानीपत हरियाणा से किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हुई। इस योजना का शुभारंभ पानीपत हरियाणा से किया गया। हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है, जिस वजह से महिला लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए हरियाणा से इस योजना का शुभारंभ किया गया, ताकि हरियाणा के लोगों को महिला लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2025 में, इस योजना को 2025 में पूरे 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय ने पानीपत हरियाणा में एक कार्यक्रम भी कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
अब मिशन शक्ति में वे विलय कर लिया है। मिशन शक्ति सन 2021-22 से शुरू हुई व सन 2025-26 तक चलेगी। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए सरदार भगत सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डी चंद्रशेखर आजाद। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक स्थान पर हुआ। 2025 में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई जाएगी, यानी कि 2025 में 23 जनवरी की तारीख को सुभाष चंद्र बोस की को 128 के जन्म को 128 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 23 जनवरी से पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत सन 2001 से हुई, यानी कि सन 2001 से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाने लगा। हाल ही में पराक्रम दिवस यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय ने कटक ओडिशा में एक कार्यक्रम भी कराया। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे, यानी कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन आया था उसमें जो मुख्य किरदार निभाया था वह सुभाष चंद्र बोस ने ही निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया? इसका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा या डी आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। केरल राज्य में हाल ही में कवचम जो कि एक आपदा जोखिम प्रणाली है इसका शुभारंभ किया है। कवचम का शुभारंभ केरल के मुख्यमंत्री ने किया। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कवचम जो कि एक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है इसको लॉन्च किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यह प्रणाली तिरुवनंतपुरम से शुरू की। इस प्रणाली यानी कि कवचम प्रणाली को लॉन्च करने का उद्देश्य आपदा से पहले ही लोगों तक मदद पहुंचाना है, यानी कि सरकार आपदा होने से पहले ही यह कोशिश करेगी कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके व लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान कराई जा सके। यह चेतावनी प्रणाली आपदा आने से पहले ही लोगों या सरकार को चेतावनी देगी, जिससे सरकार किसी भी आपदा के लिए तैयार रह सके। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा या डी झारखंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत उन सभी मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे जो मजदूर भूमिहीन हैं।
कुछ मजदूर दूसरों की जमीन पर कृषि के तौर पर कार्य करते हैं, परंतु वह उस जमीन के मालिक नहीं होते हैं। इन सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए विष्णुदेव सहाय ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।